हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और आज जो पेपर करने जा रहे हैं वो है 8 सितंबर का शिफ्ट 2। तो 8 सितंबर शिफ्ट 2 होने का मतलब हुआ कि ये हमारा पेपर होगा नंबर 14 का। ठीक है, तो 1 सितंबर का, 4 सितंबर का, 5 सितंबर का, 6 सितंबर का हम लोगों ने किया। हर दिन 3 शिफ्ट होते हैं, इसका मतलब ये कितने हो गए, कुल 12 हो गए। और 8 सितंबर का पहला हम लोग कर चुके थे, इसका मतलब वो एक 13वां हो गया। और आज क्या हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट हो रहा है, तो ये 14वां हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अच्छा, ये जो डिस्कशन है वो केवल 2023 का ही नहीं है, 2022 का भी हम कर चुके हैं और इसके पहले 2021 का भी कर चुके हैं। एमटीएस के अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, इन सारे के भी डिस्कशन हम करा चुके हैं। एसएससी साल में जितने भी एग्ज़ाम लेती है करीब करीब जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है उनमें हम सारे के सारे डिस्कशन पिछले 2 सालों से करा दिए हैं। अब जैसे जैसे आगे होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। इसके अलावा रात में 10 बजे हम लोग लाइव आते हैं जिसमें 2023 की वोकैब का सेशन चल रहा है इस समय। ठीक है, चलिए, तो आपके पास 2 बार वीडियो मिलता है, एक बार शाम को 7 बजे मिलता है, 1 बजे रात में लाइव आते हैं हम लोग 10 बजे। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का डिस्कशन देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। किसका वन वर्ड लगाना है, वो लिखा है रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन सिचुएशन ज़रा देखिएगा। रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस तो डिलीट करने के लिए भी लग जाएगा। एक बार सिचुएशन पढ़िए। लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली ड्यू टू द वार लाइक सिचुएशन। कहीं किसी जगह पे वार लाइक सिचुएशन बन गई थी, लड़ाई जैसी स्थिति बन गई थी, हालात बन गए थे, तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है। जब किसी जगह से कोई आपदा आने वाली होती, कोई नेचुरल डिजास्टर, भूकंप वगैरह आने वाला होता है या बाढ़ आने वाली होती है या युद्ध वगैरह होने लगता है, तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है, खाली करा दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन को इसको हम लोग इवैक्यूएट कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोगों को हटा देना इवैक्यूएट कहते हैं। अब टर्मिनेट करना क्या होता है, टर्मिनेट मतलब होता है सेवा समाप्त कर देना। टर्मिनल होता है, टर्मिन एंड के लिए लगता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, किसी अधिकारी को सेवा समाप्त कर देते हैं, तो ये होगा। इन्वेडेड मतलब होता है अटैक करना, किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र पे, किसी टेरिटरी पे, किसी रीजन में अटैक करते हैं। असैसिनेट करना क्या होता है, किसी वीआईपी के, राजा वगैरह हो गए या प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, इन सब में किसी वीआईपी फिगर की हत्या हो जाती है, उसको असैसिनेट करते हैं। फिलहाल ऑप्शन आपका सेकेंड वाला रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं यहाँ क्या करना है। साइनोनिम बताना है आपको किसका, ग्रीफ का। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है। ठीक, ग्रीफ क्या होता है, ये होता है दुख, कष्ट होता है। ठीक है, तो जॉलिटी क्या होता है, जॉलिटी आनंद होता है, प्लेजर होता है, हैप्पीनेस होता है, चीयरफुलनेस होती है। ठीक है, तो ये प्लेजर होता है, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा बेटा, बताना साइनोनिम है। पेन होता है, ग्रीफ का क्या होता है, पेन का मतलब होता है दर्द, कहीं शरीर वगैरह में, दांत वगैरह में, पेट वगैरह में कहीं भी दर्द हो रहा होता है। प्लेजर एंटोनिम हो जाएगा, अभी बोला था। कंटेंट क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। तो इनमें से कोई नहीं हो पाएगा, आपका आंसर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका, नॉन चाइलेंट का बताना है। अच्छा, नॉन चाइलेंट आदमी क्या होता है, ये केयर फ्री टाइप का आदमी होता है। केयर फ्री, नॉट केयरलेस, याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब होता है ज़्यादा फिक्र नहीं करता, कि मस्त मौला टाइप का आदमी होता है, मतलब वही हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो होगा देखा जाएगा, इस वाली फीलिंग का आदमी होता है। केयर फ्री एकदम निश्चित होता है, बेफिक्र होता है। ठीक है, ट्रेन पकड़ना है, देर हो रही है, ठीक है, छूट जाएगी, छूट जाए, दूसरे बस से चलेंगे और क्या, ऐसा आदमी होता है, हड़बड़ाहट वाला नहीं होता। केयरलेस एक्चुअली लापरवाह टाइप का होता है, और केयर फ्री बेफिक्र बिंदास टाइप का आदमी होता है। नॉन चाइलेंट वही होता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट देखो, मार्वेलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा होगा, बड़ा शानदार होगा, आश्चर्यजनक होगा, इनक्रेडिबल होगा, तो ये नहीं लग पाएगा। केयरिंग का मतलब होता है जो किसी चीज़ की बहुत चिंता करता है, तो ये एक तरफ केयर फ्री हो गया, एक तरफ केयरिंग हो गया, अपोजिट यही हो गया आपका। फ्लेक्सिबल लचीला होगा, और कोवर्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे कोई बात आप होता नहीं इनडायरेक्टली कह देते हैं, इनडायरेक्ट वे में, तो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से कोई चीज़ कहते हैं हम। हिडन के वर्ड, हिडन के सेंस में भी यूज कर सकते हो, छुपा हुआ होता है, जहाँ हम कहते कुछ हैं और हमारे कहने का मतलब छुपा होता है उसके पीछे, तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाओ 4 नंबर पे। इसमें एरर है, तो देखो लिखा है कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं लगी।
व्हेन पावर गॉन आउट। अब देखो, वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही थी, दादी को चिट्ठी लिख रही थी, उसी में लाइट चली गई, तो पावर हो गया लाइट के लिए गॉन। सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगता बेटा, जब तक उसमें हैड वगैरह हैज हैव वगैरह ना लगे तब तक नहीं लगता। और पावर जाने के लिए आउट भी नहीं लगता, गो ऑफ यूज किया जाता है। तो लाइट चली जाना, बत्ती चले जाने के लिए हम लोग गो ऑफ लिखते हैं, और जबकि यहाँ पे हमको करना क्या है, गो की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि सी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, पास्ट में कहानी है। तो यहाँ पर जो गो आउट लिखा होगा वो क्या होना चाहिए, लाइट वेंट ऑफ, ये आना चाहिए था, सुटेबल ये होना चाहिए था। फिलहाल आपका आंसर क्या होगा, यही गॉन आउट का आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये, क्यों गलत है, ये मैंने समझा दिया। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोनोमोड सब्स्टिट्यूशन का है। यहाँ लिखा है किलिंग ऑफ किंग। अब ये कई बार आ चुका है, इसके पहले भी कई बार आया है, और पिछली बार भी मैंने कहा था कि किलिंग वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारा एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले का ही है, किलर वर्ड्स, इसी नाम से है, किलर वर्ड्स, सर्च कर लो, मिल जाएगा, सारे के सारे पढ़ लो, नोट कर लेना, नहीं नोट कर पाना तो बताना, हम PDF डाल देंगे, ठीक है। तो किलिंग ऑफ किंग, इसमें क्या होगा, एक वर्ड होता है रिजीसाइड। तो रिजीसाइड क्या होता है, ये राजा की हत्या करने को कहते हैं किलिंग ऑफ किंग। सोरोरीसाइड में क्या होता है, किलिंग ऑफ सिस्टर, क्या होता है, किलिंग ऑफ सिस्टर, ठीक है, ठीक, बहन की हत्या हो गई। फ्रैट्रीसाइड क्या होता है, फ्रैट जानते हो किसके लिए लगता है, भाई के लिए, तो किलिंग ऑफ ब्रदर क्या हो जाएगा, फ्रैट्रीसाइड हो जाएगा। और पैट्रीसाइड क्या होता है, पैट्री, PATRI, पैट्री, फादर के लिए होता है, तो किलिंग ऑफ फादर क्या हो गया, ये पैट्रीसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी तीनों का भी मतलब मैंने समझा दिया। और ज़्यादा जानना हो तो वो मैंने बताया था कि मेरा वो वीडियो देख लो, और अगर ऐसे नहीं ज़रूरत हो तो मतलब वीडियो नहीं देखना हो तो तुम हमको मैसेज करो, मैं तुम्हें जो भी मैसेज करेगा मुझे, मैं अपने मन से नहीं भेजूँगा, जो भी मुझे मैसेज करेगा मैं उसको इसका PDF सेंड कर दूँगा, ठीक है, पढ़ लीजिए। इसमें वीडियो देखना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, PDF भी पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडियम है। एडियम का मतलब बताना आपको, फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जो कोई छोटा बच्चा होता है, आर्ट वगैरह सीखना शुरू करता है या लिखना पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले लाइन खींचता है, ये करता है, ये करता है, ऐसे स्क्रैचिंग करता है ना, खाली लाइन वगैरह खींचा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से हो गया। फ्रॉम अटर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर नहीं है ये, क्या होगा, ना तो स्किन डिजीज है, तो क्या है ये, बिगिनिंग है। स्क्रैच का मतलब ये नहीं समझ लिया कि स्किन पर स्क्रैच आ गई है तो स्किन डिजीज, ये धोखा देने के लिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आप स्क्रैचिंग करते हैं वहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये हो गया स्टार्टिंग से, ठीक है ना, फ्रॉम डेथ वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। अगला क्वेश्चन आपको खाली जगह भरने का है। देखो लिखा है कि मेनी सोल्जर्स मार्च्ड इन डैश एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत सारे सैनिकों ने मार्च किया। इन क्या, इन यूनिफॉर्म, कि इन फैब्रिक, कि इन क्लॉथ्स, कि इन ड्रेस। अब इसमें फैब्रिक में तो चलेंगे नहीं ना क्लॉथ में, सोल्जर्स हैं तो ड्रेस या यूनिफॉर्म होगा। अब बचा दो ऑप्शन, तो इसको सोल्जर्स का ड्रेस होता है या यूनिफॉर्म होता है। देखो ये देखो, आर्म्ड फोर्सेस का यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस का कहाँ का होता है, जैसे मान लो कोई ऑफिस वगैरह है, बैंक वगैरह या कोई प्राइवेट कारपोरेट ऑफिस है तो वहाँ पे ड्रेस हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस नहीं होती, यूनिफॉर्म होती है। स्कूल कॉलेज में क्या होती है, ड्रेस होती है, और जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होगा उसकी यूनिफॉर्म होती है, समझ गए। तो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें क्या करना है, वही फिर से एक एरर, दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव, मतलब उनके पास मुझसे कम किताबें हैं, मतलब जितनी किताबें मेरे पास हैं उनके पास उससे कम किताबें हैं। मान लो मेरे पास 5 किताबें हैं तो उनके पास 3 किताबें हैं, ऐसे हैं। बुक्स क्या है बेटा, बुक्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो प्लूरल नाउन तो ही ना, बुक्स लिखा हुआ है। अच्छा लेस क्या होता है, लेस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, ठीक है। लिटिल क्या होती है, लिटिल है, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। और लिटिल लगता किसके लिए है, लिटिल है अमाउंट, अमाउंट ये किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, क्या बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए। जबकि बुक्स है काउंटेबल नाउन, तो हमें बुक्स के पहले क्या चाहिए था, क्वांटिटी नहीं चाहिए, बुक्स के पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यू लगाओ, मेनी लगाओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फ्यू है, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, फ्यूअर हो जाएगी। उनके पास मुझसे कम किताबें हैं तो फ्यूअर लगा देंगे। अगर उनके पास मुझसे ज़्यादा किताबें होती तो हम मोर लगाते, मेनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती।
फिलहाल यहाँ लेस गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, फ्यूअर होना चाहिए था। तो ये लेस आपका गलत रहा। आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड वाला हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही खाली जगह भरनी है, लेकिन अब की बार ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, इसी का क्या यूज करना है आपको, साइनोनिम यूज करना है। ठीक, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, ये हो जाएगा। सेंटेंस पढ़ो, लिखा है द सन वाज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने वाला था। पेंटिंग द स्काई, ये स्काई को, डूबता सूरज आसमान को बहुत सारे रंगों से भर देता है। तो इट वॉज पेंटिंग द स्काई विद एनर्जेटिक शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, ऑरेंज और पिंक कलर के ढेर सारे शेड बन रहे थे आसमान में। एनर्जेटिक वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, एनर्जेटिक का साइनोनिम यूज करता है। तो एनर्जेटिक का साइनोनिम क्या होता है, वाइब्रेंट होता है। एकदम एक्चुअल साइनोनिम दे दिया। फेडेड का मतलब क्या होता है, डल कलर में आ जाएगा। जबकि शाम का सूरज डूब रहा होगा तो पश्चिम की दिशा में क्या होगा, बड़े खूबसूरत रंग गाढ़े गाढ़े कलर के होंगे ना, फेडेड नहीं होंगे। ब्राइट मतलब चमकीला होगा। अब देखो, चमकीला होता तो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन एनर्जेटिक का जो साइनोनिम है वो चमकीला नहीं होता, वाइब्रेंट होता है, और ये एक्टिव भी नहीं होगा। यहाँ एनर्जेटिक का सीधा साइनोनिम वाइब्रेंट दिया हुआ है। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, वाइब्रेंट एनर्जेटिक, एनर्जेटिक वाइब्रेंट पहले आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है नो स्पेलिंग एरर। ठीक है, ये 4 सेंटेंस हैं, बताना है कि किस में स्पेलिंग एरर नहीं है। तो हम एक तरफ से शुरू करते हैं ना, ऐसे रैंडम नहीं झांकेंगे, एक तरफ से देखो। इसमें द सही ही है, एल्डरली भी सही है, वुमेन भी सही है, वाई डिलाइटेड भी सही है, टू रिसीव भी सही है। अब बुके, बुके की स्पेलिंग गलत हो गई, BOUQUE, T यहाँ लगना चाहिए था। अगर T लगा होता तो सही हो जाता, तो मतलब पहला वाला गलत हो गया। अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए, जबकि ये थॉटफुल भी गलत है, लेकिन क्या करना, एक गलत हो गई तो मतलब गलत हो गया, ख़त्म कहानी। दूसरा पढ़ो, लिखा है द एल्डरली वुमेन, ये तो ठीक है। वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड भी सही है। टू वाज टू रिसीव सही है, बुके भी सही है। और फ्रेगरेंट फ्लावर्स, ये भी सही है। फ्रॉम हर थॉटफुल, थॉटफुल की भी सही है। ग्रैंडसन भी सही है। हु हैड कम टू विजिट हर फ्रॉम द नर्सिंग होम, ये एकदम से सही है। ये है, इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ। ये डिलाइटेड की स्पेलिंग देखो, इसमें टी गायब है ना, GHTED होता, तो ये गलत हो गया। एक हम खाली ढूंढेंगे बस एक। यहाँ भी देख लो, डिलाइटेड DELIGHT होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो अब और गलतियाँ उसमें मान लो एक स्पेलिंग गलत हो चाहे 4 स्पेलिंग गलत हो, गलत तो गलत हो गया ना, हमको हमारा काम हो गया। चलिए, तो इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। आगे में क्या है, फिर वही है, रेक्टिफाइज द स्पेलिंग। रेक्टिफाइज का मतलब ये वर्ड लिखा हुआ है प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड में अगर स्पेलिंग गलत है तो इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब क्या, वो कौन सा वर्ड है इसमें चारों में से जिसमें प्रिविलेज्ड की स्पेलिंग को सही कर दिया गया हो। ठीक है, तो प्रिविलेज वाले में ये D नहीं लगाने की ज़रूरत होती ना, वो नॉलेज वाले में ज़रूरत होती है। नॉलेज में और प्लेज में और जज में होता है, प्रिविलेज में वो D नहीं होता है। अब उसको हटा के, दूसरी बात ये LL नहीं होता है। अब तो छांट लिए होंगे ना आप लोग कि कौन सा इसमें हो सकता है। चलिए, तो इसमें जो स्पेलिंग होगी कौन सी निकल के आ रही है, PRI तो I होना चाहिए। ये गलत हो ही गया। और मैंने कहा था ये GEDE तो होगा नहीं, प्रिविलेज होगा ना, ये हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, LA, यहाँ पे LA लगा हुआ जबकि LE होना चाहिए। तो एक ऑप्शन आपका बच रहा है, कौन सा, सेकेंड वाला, प्रिविलेज के लिए सही। चलिए आगे बढ़ते। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है ना, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार प्राप्त, विशेषाधिकार। वैसे प्रिविलेज का होता है विशेषाधिकार, और स्पेशल राइट्स कह सकते हो। प्रिविलेज्ड होगा तो विशेष सुविधा प्राप्त, ये हो जाता है ना, तो उसको प्रिविलेज कहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे विधायक होते हैं, नेता होते हैं, उनको कुछ खास सुविधाएं मिली होती हैं, उनको प्रिविलेज्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। 12 नंबर पे बताओ क्या होगा। इसमें करना है कि मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम, इडियम दिया हुआ है। इडियम क्या है, द होल 9 यार्ड्स, द होल 9 यार्ड्स। अभी नहीं समझ में आया, सिचुएशन पढ़ के देखो। द डिटेक्टिव वेंट, डिटेक्टिव है, जासूस है, समझ लीजिए। द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 यार्ड्स इन हिज इन्वेस्टिगेशन, मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो होल 9 यार्ड्स किया, मतलब क्या, वो पूरी छानबीन की, कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने। तो इसके लिए क्या करोगे, क्लोज एफिनिटी विद द लॉ, नहीं, क्लोज एफिनिटी समानता के लिए नहीं लिखा होगा। टेकिंग अ डिस्टेंट, कॉल तो कर ही नहीं रहा हूँ वहाँ पे। मेजरिंग एवरी स्टेप,
जब ये लिखा जाता है होना ही नहीं, तो वो स्टेप नहीं नाप रहा है, बल्कि क्या होगा, एवरीथिंग ऑल द वे। एवरीथिंग मतलब सब कुछ चेक कर रहा है, ऑल द वे हर ढंग से, ठीक है। तो ये हो गया, पहले देखो कि वो डिटेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ो, अगले में आपको एरर बतानी है। देखो क्या लिखा है, द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब कोई मूर्ति वगैरह होती है। द स्क्रिप्चर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, अच्छा तब ये स्क्रिप्चर नहीं, वो सॉरी स्कल्प्टर होता है। ये स्क्रिप्चर का मतलब होता है ना, कोई ग्रंथ होता है, कोई बुक होती है, जैसे हम कहें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। रामायण महाभारत है, बाइबल है, गीता है, कुरान है, तो इनको ग्रंथ कहा जाए। द स्क्रिप्चर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, स्क्रिप्चर का ट्रांसलेट किया गया है इन 70 लैंग्वेजेस, 70 भाषाओं में। तो इन नहीं होता, यहाँ पे क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। जब हम किसी एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग इनटू यूज करते हैं, ठीक है, इन नहीं यूज करते हैं। तो आपका ये इन गलत रहा, तीसरा वाला आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें फिर देखो इडियम है। इडियम लिखा है इनटू हॉट वाटर, हालांकि पूरा होता गेट इनटू हॉट वाटर। तो गेट इनटू हॉट वाटर, देखो अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो आपकी क्या सिचुएशन, मतलब एक ट्रबल, एक मुसीबत है ना। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ना, ट्रबल में पड़ना किसी, तो ये सेकेंड वाला होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए 15 में आ जाओ। तो 15 में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। सिचुएशन देखो क्या लिखे है, वन हु हैज़ लव फॉर मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से प्यार करता हो, या वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए काम करता है, मानव हित के लिए काम करता है, मनुष्य से उसको प्रेम है, मानव जाति से प्रेम है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। अगर लव है तो लव के लिए क्या लगाओगे आप, फिर लगाओगे, ये बहुत पहले आ चुका है बहुत बार। मैनकाइंड के लिए क्या लगता है, एंथ्रोप लगता है। जितनी बार आएगा मैं उतनी बार बताऊंगा, आप ऊब जाएंगे, मैं नहीं ऊबूंगा। तो फिलैंथ्रोप होता है, इसको क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोप। अगर नफरत करता तो फिल की जगह क्या लगाते हैं, मिसैंथ्रोप हो जाता, ठीक है। तो पैट्रियाट क्या होता है, सही देशभक्त होता है। और ऑटोक्रेट क्या होता है, तानाशाह राजा जैसे हिटलर वगैरह थे। फिलोसफर दार्शनिक होता है। आंसर कौन सा आपका, फिलैंथ्रोपिस्ट है। अगला क्वेश्चन करो 16 नंबर पे। इसमें करना क्या है कि एक सेंटेंस है जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें कंटेन एन एरर, ढूंढो किसमें गलती है। 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4, मतलब 4 भागे 2। अब ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझो, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग आउट टू बी 2। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, ये आया ना क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो सकता है क्या, क्या 4 को 2 से भाग देंगे तो थोड़ी देर के लिए 2 आएगा, उसके बाद बदल जाता है। कंटिन्यूअस जो काम होता है वो थोड़े दिन का होता है। और जितने भी रूल्स होते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी चीज़ के जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। टेंस पढ़ाते समय मैंने बताया है, अगर कोई डाउट हो तो टेंस पर भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो जो ये लिखा है ना, इज कमिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कम्स, ठीक है ना। 4 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। तो यहाँ कम्स लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब लगेगी क्योंकि कैलकुलेशन में सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है। तो गलती किस में हो गई, बी वाले में हो गई। तो बी कहाँ पर है, ये रहा आपका बी वाला पोर्शन, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 17 में। 17 में क्या है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रेक्टिफाई तो नहीं किया है, नहीं रेक्टिफाई नहीं किया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से। तो प्रोफेसर की ही गलत हो गई, नीस की तो सही है, प्लेजेंट की भी सही है, प्लानिंग की भी सही है। प्रोफेसर की स्पेलिंग क्या होती है, PROFE, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। गलती क्या हो गई है, ये होना चाहिए था SSOR, बस यही गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एस की जगह SS होना चाहिए। वर्ड कोई ऐसा है नहीं जिसकी मीनिंग बतानी पड़े। ये नीश मैंने भतीजा होता है, जानते ही हो, तो पहला वाला वर्ड गलत था। अब आ जाओ 18 नंबर पे। 18 में क्या करना है आपको, आर्टिकल यूज करना है। यहाँ पे क्या लगेगा, अगर आर्टिकल नहीं लगता है तो ये थीटा, इसको समझ लो, एक सिंबल दिया इन्होंने, अगर ऐसा आर्टिकल नहीं लगाना हो तो ये वाला लगा देना। तो सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, लिखा है डॉक्टर सजेस्टेड डूइंग सम आई एक्सरसाइजेज एंड वियरिंग डैश पेयर ऑफ पावर ग्लासेस। तो पेयर ऑफ पावर ग्लासेस, चश्मे हैं, तो यहाँ तो जाहिर बात है पेयर ऑफ लग जाएगा।
एक आ पेयर आप लग जाएगा, तो सबके लास्ट में आ दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले में क्या लगेगा, डॉक्टर सजेस्टेड, तो कोई डॉक्टर थोड़े सजेस्ट किया होगा, जो जिसको आप आँख दिखाते हैं वही डॉक्टर सजेस्ट किया होगा, आँखों का डॉक्टर। फिर जिस डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, जो आदमी बता रहा है कि मुझे डॉक्टर ने बताया, तो वो डेफिनेट डॉक्टर होंगे, कोई निश्चित डॉक्टर होंगे जिनको हमने दिखाया है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगना चाहिए। द के साथ आ कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। क्लियर ना। चलें आगे। अब आ जाते हैं हम 19 नंबर पे। 19 में क्या कहना है, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। तो 3 इडियम आ गए। एन आर्म एंड अ लेग, तो ये तो बहुत बार आया है भाई, ये 2023 में बहुत बार। एन आर्म एंड अ लेग, किसी चीज़ के लिए अगर आपको एक आर्म और एक लेग की कास्ट चुकानी पड़े, कास्ट ड्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी हाई, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव, अब बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, बहुत महंगा पड़ा आपको ये चीज़, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, अ स्मॉल अमाउंट नहीं होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होगा, ठीक है। नथिंग एक्स्ट्रा, फिजिकल पेन बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा ये, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा। तो फिर से खाली जगह भरनी है और इसके लिए एक वर्ड यूज करना है इनमें से। स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या लगता है कि शी वॉज नोन फॉर हर डैश अटेंशन टू डिटेल। अच्छा, कोई बच्ची है, कोई लड़की है जिसको अटेंशन, उसका सारा अटेंशन किस पर रहता है, एकदम डिटेल जानकारी पर रहता है। ऑलवेज मेकिंग श्योर एवरीथिंग वाज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, वो हमेशा ये देखती थी कि सब कुछ एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज हुआ है कि नहीं, किसी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। एंड इन इट्स प्रॉपर प्लेस, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है। आप ये कह सकते हो मिस्टर या मिस परफेक्शनिस्ट, ठीक है, फास्टिडियस ऐसे होते हैं। तो मतलब जैसे कुछ लोग घर में नहीं होते हैं, चाय, जैसे उन्होंने कहा चाय बना दो, तुम कैसी भी चाय बना के दे दोगे, फेंक देंगे। थोड़ी सी चाय दो, आधा कप चाय दो, लेकिन अच्छे से बनी होनी चाहिए, ठीक है। वो होते हैं परफेक्शनिस्ट, वो लोग फास्टिडियस होते हैं, उनको संतुष्ट, उनके काम करने का तरीका एकदम परफेक्शन वाला होता है, तो किसी भी तरह से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनको फास्टिडियस कहा जाता है। आपका आंसर मिल गया फास्टिडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है, बोरिंग, थकाऊ टाइप का, मतलब जो ऐसा कोई काम जो आप करें तो एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता। एग्जैक्ट मतलब सटीक होगा। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, स्कॉर्नफुल मतलब होता है खिल्ली उड़ाने वाला, उपहास पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो स्कॉर्नफुल हो गया। नेक्स्ट में हम आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। क्या करना है, वही पुरानी कहानी है इसमें, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलो पढ़ते हैं। लिखा है टिम कुक। टिम कुक कौन है, CEO ऑफ एप्पल, एप्पल कंपनी जो मार्केट, इसको तो जानते ही होंगे, उनके CEO हैं। हु हैज़ रिसेंटली डैश इंडिया, जो हाल ही में इंडिया आए थे, इंडिया विजिट किए। तो यहाँ हैज़ के बाद चाहे विजिटेड लिखा हो, कम लिखा हो, जो कुछ ऐसे लिखा होगा। हैज सम डैश फॉर पेरेंट्स, तो उन्होंने पेरेंट्स को कुछ टिप दिए होंगे। तो उन्होंने कहा पेरेंट्स से कि लिमिट द स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उनका स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट कर दो, मतलब ओवर ना देखें। वो कहते हैं कि किड्स आर बोर्न डैश, ठीक है, बच्चे जो है ना वो पैदाइशी डैश हैं, दे आर डिजिटल किड नाउ, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो डिजिटल किड हैं, ठीक है। आगे लिखा है एंड इट इज़, आई थिंक, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टू सेट सम हार्ड रूल्स अराउंड इट, बच्चे कितनी देर तक फ़ोन देखें, स्क्रीन देखें, इसके लिए कुछ हार्ड रूल्स लगाना ज़रूरी है। वेरियस सर्वेज ऑफ इंडियन चिल्ड्रन शो, जो इंडियन चिल्ड्रन हैं उन पर ढेर सारे सर्वे किए गए हैं, वो सर्वे अलार्मिंग फाइंडिंग्स, मतलब उनके जो नतीजे आए हैं वो अलार्म करने लायक, मतलब वो बहुत मतलब डराने लायक थे। आगे लिखा है कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी सर्वे ऑफ डैश 1000 चिल्ड्रन, मतलब 1000 बच्चे करीब होंगे या 1000 से कम ज़्यादा ऐसे गुजर, हमको लगता है मोर देन 1000 चिल्ड्रन ऐसे हो सकता है। एंड देयर पेरेंट्स इन राजकोट, और राजकोट में इनका सर्वे किया गया था बच्चों का, उनके पेरेंट्स का। उस फाइंडिंग में ये पता चला है कि 92% स्टूडेंट्स प्रेफर प्लेइंग मोबाइल गेम ओवर प्लेइंग आउटसाइड, मतलब वो आउटसाइड खेलने, घर से निकल के पार्क में जाके क्रिकेट खेलने से ज़्यादा बढ़िया वो उनको मोबाइल गेम खेलने में अच्छा लगता है। अब ये बच्चों के लिए नुकसानदायक है, उनकी फिजिकल के लिए भी नुकसानदायक है और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। टीम वर्क, टीम फीलिंग ये सब नहीं आती है, अब घर में बैठे बैठे मोबाइल गेम खेल रहे हो। और एक फाइंडिंग थी कि 78% स्टूडेंट्स डैश टू हैविंग देयर फोन व्हाइल हैविंग मील्स, खाना खाते समय उनको फ़ोन चाहिए। तो डैश टू हैविंग मतलब ये उनको क्या होगी, फिर लत होगी, उनको इस तरह की आदत लग गई होगी, खाना खाते समय उनको फ़ोन चाहिए।
तो एडिक्टेड टू हो सकता है यहाँ पर। इन, अच्छा पांचों हो तो गया, अब पढ़ देते हैं, काम की चीज़ है, जान लो। इन another survey by local circles, nearly 55% of parents admit that their children aged 9 to 13 have access to a smartphone throughout the day। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं एक एक फिलर को, मतलब तो समझ में आ ही गया आपको। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करो। टिम कुक जो CEO है एप्पल के, हु हैज़ रिसेंटली डैश इंडिया, जो हाल ही में इंडिया आए थे, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यही एक ऑप्शन बचा विजिटेड। हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म या विजिट्स या विजिटिंग नहीं लग पाएगा, हैज लगा है, थर्ड फॉर्म लगाओ। हैज सम डैश फॉर पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट्स को क्या दिए, सम कुछ क्या दिया उन्होंने, एडवाइस दी। सजेस्टिंग तो नहीं होगा, सजेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि सजेशन होता तो ठीक था, सजेस्ट वर्ब होती है तो वर्ब तो यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे। और ये एडवाइस लिखा ADVISE, जो ADVISE होता है ये नाउन होता है, तो ये नहीं लगेगा। ये क्या होते सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, गलती हो गई। ADVISE जो होता है ना, ये एक्चुअली वर्ब होती है बेटा, वो गलती से निकल गया मुँह से मेरे, बैक हो जाओ जो लिखा हूँ। ये ADVISE जो होता है ना, ये वर्ब होती है, और ADVICE जो होता है ये नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज सम, अब हमको नाउन चाहिए ना कि वर्ब चाहिए। ठीक है ना, या तो अगर वर्ब लगाते तो ये हैज के बाद क्या लगता, एडवाइज्ड लगता, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगती, तो ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये वर्ब नहीं लग पाएगी। हैज सम एडवाइस पोजीशन में आ गया, तो ADVICE वाला लगना चाहिए, ये नाउन होगा। क्लियर हो गया, दो हो गए। अब तीसरा वाला करते हैं हम लोग। उन्होंने पेरेंट्स को एडवाइस दी, आगे उन्होंने कहा कि ही सेज कि किड्स आर बोर्न डैश, दे आर डिजिटल किड्स, बच्चे क्या है, बोर्न डिजिटल, दे आर बोर्न डिजिटली मत लगाना, भूल कर भी ना लगाना। अगर कहते हो कि दे आर बोर्न डिजिटली, इसका मतलब क्या हुआ, फ़ोन से डाउनलोड किए हुए बच्चे थोड़े हैं यार, डिजिटली पैदा नहीं हुए हैं। बोर्न डिजिटल का मतलब होता है पैदा होते ही उनको लोग फ़ोन दिखाना शुरू कर देते हैं, ये देखो वो देखो, बच्चा पैदा नहीं हुआ कि फ़ोटो खींचना लोग शुरू कर देते हैं, इसलिए कहा था बोर्न डिजिटल। छोटा सा बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा होगा, खाली बैठ पा रहा होगा ठीक से, फ़ोन पकड़ा दो कान में लगा लेगा तुरंत, इसको कहा जाता है दे आर बोर्न डिजिटल। पैदाइशी बच्चे डिजिटल हो गए हैं, डिजिटली पैदा नहीं हो रहे हैं, पैदाइशी डिजिटल हो गए हैं। गलती से डिजिटली मत लगा देना, अगर लगाए होगे तो सत्यानाश कर दिए हो। ठीक है, अब बताना, अच्छा बताओगे तो है नहीं कि कौन कौन डिजिटली लगाया हुआ था, अगर हिम्मत हो सके तो बताना जरा कौन कौन डिजिटली लिखा था, डिजिटली बोर्न। चलो 4 नंबर पे आ जाओ, हंसी नहीं रुक रही है। एक सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया था ऑफ डैश 1000 चिल्ड्रन, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कंपैरेटिव डिग्री लगी है, बिगर देन तो होगा नहीं, अमाउंट में संख्या में आ रहा है, बिगर देन एबव देन नहीं होगा, क्लोजर भी नहीं होगा, क्या होगा, मोर देन, मतलब 1000 से ज़्यादा बच्चों और उनके पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था, तो मोर देन 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, आखिरी वाला कर रहे हैं आज, ये नंबर 5 पर। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ अगर बच्चे डिजिटली पैदा हो रहे होते तो आदमी अपनी पसंद को फीड करता कंप्यूटर पे, उसके बाद प्रिंट तो डाउनलोड हो जाता है बच्चा, उसके बाद अपनी पसंद का बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो अच्छा चलो, ये सर्वे हुआ था जिसमें 92% स्टूडेंट प्रीफर प्लेइंग मोबाइल गेम्स ओवर द प्लेइंग आउटसाइड, और 78 स्टूडेंट्स डैश टू हैविंग देयर फोन वाइल हैविंग मील, खाना खाते समय। तो आदत हो गई है ना उनकी, तो क्या होगा, इसमें हैबिचुएटेड टू या हैबिचुएटिंग टू या विल बी हैबिचुएटिंग या आर हैबिचुएटेड टू, तो ना 78% स्टूडेंट्स लिखा है ना, तो स्टूडेंट्स है तो प्लूरल होगा तो फिर ये आर हैबिचुएटेड टू, आदत के लिए, वो खास तौर से एडिक्शन वगैरह के लिए यूज़ किया। हालांकि यहाँ होना चाहिए था आर एडिक्टेड टू, लेकिन अब एडिक्टेड नहीं दिया है तो हैबिचुएटेड टू भी ठीक है। ठीक है, तो आर हैबिचुएटेड टू, तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चंस। आज हम लोग कौन सा कर रहे थे, 8 सितंबर का शिफ्ट 2 वाला था। ठीक है, तो 14 सेट हम लोग इसके लगा चुके हैं। अब हम लोग कल क्या करेंगे, इसका शिफ्ट 3 करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आप लोगों को और कुछ चाहिए या कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिलहाल अब हम लोग ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे इसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।